नमस्ते एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। एंड आप सभी का स्वागत है योगा टेल्स, माय योगा टेल्स, मंजीत योगालय's योगा टेल्स सेशन 18 एंड टुडेज टॉपिक इज प्राणायाम। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसके लाभ क्या है, ठीक है। और ये सब कुछ जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो है फ्रॉम द अष्टांग योग, फ्रॉम पातंजल योग दर्शन, नॉट फ्रॉम हठ योगा। हठ योग में जो प्राणायाम और प्राणायाम के प्रकार हैं, उनकी जो विधि है वो थोड़ा अलग है। और पातंजलि योग दर्शन में जो प्राणायाम के बारे में बताया गया है, समझाया गया है बाय महर्षि पतंजलि, वो थोड़ा अलग है। सो हठ योग के प्राणायाम जो है उनकी प्रैक्टिस भी कई बार की जाती है, उनके बारे में चर्चा भी होती है। मैनी फर्स्ट दोज हु आर योगा प्रैक्टिशनर वो जानते भी हैं, बट पातंजलि योग दर्शन के प्राणायाम की चर्चा नहीं होती है। उसका रीजन आपको भी समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, थोड़ा सा क्लिष्ट बोल रहा थोड़ा थोड़ा सा ये समझने में और समझाने में मुश्किल भी है। सो आई एम टेकिंग दिस डेयर, लेट्स सी मैं कितना इसमें सफल हो पाता हूँ। ठीक है, आपके जो भी सवाल हो एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने भी पिछला सेशन ज्वाइन किया था पिछले रविवार का, वेयर आई स्टार्टेड विद आसन, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आसन, कि आसन क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, वो भी पातंजलि दर्शन की दृष्टि से, उसी के संदर्भ में। सबसे पहले देखा था आसन है स्थिर सुखम आसनम। मैन यू फर्स्ट नो इट राइट, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। स्थिर सुखम आसनम, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और इसी पहले में दो स्टेप्स, दो पॉइंट्स हैं, स्थिरता हो और आसन में सुख की अनुभूति हो, ये आसन है। सेकेंड स्टेप वुड बी प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। मैं उसको वहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी है, इसलिए आसन के बाद ये दूसरा सेशन प्राणायाम का। दूसरा स्टेप क्या हुआ आसनों में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, कि जब प्रयत्न में शिथिलता हो, मतलब कोई एफर्ट्स ना हो, कोई प्रयत्न ना हो, प्रयत्न सारे खत्म हो चुके हैं, देयर इज नो एफर्ट्स, एफर्टलेस। और अनंत समापत्ति, अनंत जो इन्फानाइट है उस पर आपका ध्यान हो। अब इन्फानाइट में आपकी ब्रीदिंग भी आती है, आपके ईस्ट भी आते हैं, ईश्वर जो महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की एक धारणा दी है, एक संभावना बताई, ईश्वर के बारे में बताया, वो हमारा 2 सेशन पहले का सेशन था। उस पर ध्यान लगाने से ये दोनों स्टेप्स जब पूरे होते हैं तब आपको आसन सिद्ध होता है, मतलब तब आपका आसन लगता है और आसन में आप प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तब उसमें लाभ मिलता है, वो है ततो द्वंद अनभिघात। सो 246, 47, 48 ये सूत्र नंबर है। ततो द्वंद अनभिघात, तब आपके सारे जो डुअलिटीज हैं वो समाप्त होते हैं। और डुअलिटीज क्या है, फिजिकल डुअलिटी, सबसे पहले शारीरिक रूप से डुअलिटी क्या है, अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना, दर्द होना, सुख की अनुभूति होना, पैरों में हाथ पैर में शरीर में जकड़न है, अकड़न है, क्रैम्प्स है, ये बहुत स्मूथ है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठंडा लगना, जैसे अभी तो इतना सारा कवर करके बैठे हैं, सर्द गर्म का एहसास, ये सब है शारीरिक डुअलिटी, द्वंद। मानसिक डुअलिटी, मन के रूप में भी किसी बात या किसी वस्तु या प्रैक्टिस अभ्यास को लेकर अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना। कोई व्यक्ति आज पसंद आ रहा है, कल को नहीं आ रहा है, किसी बात से आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, कल को चिढ़ हो रही है। और हमारे योग अभ्यास, ये क्या ये विधि सही है या नहीं है, इससे लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आगे जाके इसमें कुछ परिणाम होंगे या नहीं होंगे, तो ये मानसिक डुअलिटीज हो गई। तो इन सारी डुअलिटीज से आपको छुटकारा मिलता है इफ वन, स्थिरता और सुख की अनुभूति, टू, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्नों में शिथिलता, और अनंत समापत्ति। जब ये चारों होते हैं, जब आसन सिद्ध होता है, तब द्वंद अनभिघात, द्वंद का समापन होता है। अब आता है 249, वेरी इंपॉर्टेंट, तस्मिन सति। तस्मिन सति, तस्मिन मीन्स देन, then after when you have reached or established in asan, after you have achieved asan,
देन ओनली तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम, देन ओनली प्राणायाम इज देयर, मतलब आसन सिद्ध होने के बाद प्राणायाम आता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद। तो अब महर्षि पतंजलि ने टोटल 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, और इनमें से कोई भी ना अनुलोम विलोम है, ना भ्रामरी है, ना उद्गीत प्राणायाम है, ये सब हठ योगिक प्राणायाम है। पातंजलि योग दर्शन के प्राणायाम अलग है। वो चारों क्या है अभी आप समझिए, और क्यों इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, इसको इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती है। क्योंकि जो भाव आपने या जो स्थिति आपने प्राप्त कर ली है आसन में, आसन सिद्ध करते समय, स्थिरता, सुख की अनुभूति, प्रयत्नों में शिथिलता और अनंत समापत्ति, ये चारों भाव छोड़ने नहीं है। ये ऐसा समझिए कि आपने यम का अभ्यास किया, एस्टैब्लिश किए, नियम का अभ्यास किया, एस्टैब्लिश किया, फिर आसनों में आए, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं एक हो गया, एक स्टेप हो गया बस खत्म, अब दूसरा फिर से शुरू करें, फिर स्टेप खत्म, तीसरा नहीं, ये प्रोग्रेशन है। एक स्टेप किया, उसके बाद दूसरा स्टेप आए, फिर तीसरा स्टेप आएगा, और आसन सिद्ध करने के बाद ऐसा नहीं कि प्राणायाम आसन हो गए सिद्ध, अब चलो प्राणायाम से शुरुआत करें, नहीं, ये प्रोग्रेशन है। तो आसन में जो 4 भाव या 4 जो आपके आसन सिद्धि में आपका जो चित्त की जो स्थिति है, वो छोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना है। फिर आता है श्वास और प्रश्वास, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो गति विच्छेद है, वो प्राणायाम। अब यहाँ बोलेंगे या मन में आता है कि कुंभक, रिटेंशन, नहीं। हठ यौगिक, रेचक, कुंभक, पूरक, शून्यक, ये चारों अलग हैं। पातंजलि योग दर्शन का इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये सब जो है श्वास प्रश्वास, ये अलग है। क्यों? जब स्वामी अरण्य का हम भाष्य पढ़ते हैं या व्यास भाष्य पढ़ते हैं इनके बारे में, तो यहाँ पर एक बात आती है जो अगले सूत्र में आएगी, मैं आपको बताऊंगा। एक आसान शब्दों में भाव, कि आपने जो प्रयत्नों में शिथिलता और अनंत समापत्ति जो प्राप्त की है, वो भाव हटने नहीं चाहिए, वो भाव मिटने नहीं चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक, शून्य, इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन, सस्पेंशन, इन सभी में प्रयत्न है, इन सभी में एफर्ट्स हैं। और आसनों में हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं प्रयत्न शिथिलता, एफर्टलेसनेस। जब एफर्टलेसनेस प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर से एफर्ट क्यों डालना, फिर से वो जीरो से शुरू क्यों करना? तो भाव यहाँ बना रहे। ये खास अंतर है पातंजलि योग दर्शन के प्राणायाम में और हठ यौगिक प्राणायाम में। उसमें सारे प्रकार है, वहां एफर्टफुली आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एफर्टलेसली हो रहे हैं। सो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, श्वास और प्रश्वास में जो गति विच्छेद होता है, वो प्राणायाम बताया है। गति विच्छेद जो है वो प्राणायाम है। अब ये गति विच्छेद एफर्टफुल है? नहीं, ये गति विच्छेद एफर्टलेस है। साथ में इसका भाव भी है। वो भाव क्या है? आगे 250 जो सूत्र है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, 3 प्रकार के प्राणायाम ने यहाँ बताए। पहले प्राणायाम को बता दिया कि श्वास प्रश्वास में जो गति विच्छेद है वो प्राणायाम है। अब बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार है प्राणायाम है, उसमें अलग अलग और कंडीशंस आते हैं कि देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। I'll explain you। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्राणायाम। बाह्य वृत्ति मीन्स एक्सहेलेशन एंड सस्पेंशन, दोनों। अब यहाँ पर अगेन जो मैंने बताया था कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, बाह्य वृत्ति जब हठ योग में बोलते हैं तो वो हो गया पूरक, एक प्रकार का प्राणायाम, प्लस उसके बाद हम जब कुंभक मतलब बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे, दूसरा प्राणायाम। हठ योग के जितने भी प्राणायाम है वहां पर कुंभक या सांसों के रोकने का जो नियमन है, उसमें ज्यादा बल दिया गया है, उसको ज्यादा प्रभावशाली बताया, उस पर ज्यादा फोकस है, एम्फेसाइज है। यहाँ पर क्रिया जो हो रही है उस पर एम्फेसाइज नहीं है, किस भाव से और किस प्रकार से आप क्रिया कर रहे हैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज है। जैसे महर्षि अरण्य इसमें लिखते हैं, स्वामी अरण्य के, बाह्य अभ्यंतर वृत्ति नहीं, बाह्य अभ्यंतर भावगत वृत्ति। बाह्यगत भाव, भाव क्या है? वहां पर भाव है एफर्टलेसली, आप एक्सेल कर रहे हैं। बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी रूप से, है ना, आम भाषा में।
तो बाह्य वृत्ति हो गया एक्सलेशन। एक्सलेशन करने के बाद जो गति विच्छेद होता है, एक्सेल भी आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं है, आराम से और एफर्ट्स आराम से एक्सेल हो रहा है, प्लस उसके बाद जो पॉज आता है वो बाह्य वृत्ति हो जाती है। आभ्यंतर वृत्ति जो एफर्टलेसली इनहेल हो रहा है, अब ये दीर्घ और सूक्ष्म दोनों होता है, सॉरी, दीर्घ लॉन्ग भी हो रहा है, सूक्ष्म वेरी सटल। आभ्यंतर इनहेलेशन हो रहा है और उसका जो पॉज आता है मतलब अंतः कुंभक, वो एक प्रकार का प्राणायाम। अब यहाँ पर रेचक, पूरक, कुंभक, शून्यक इन सब का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एफर्ट्स हैं, वो एफर्टफुल है और भाव उसमें अलग हो सकते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। यहाँ पर भाव प्रधान है, किस भाव से कर रहे हैं। अभी भी आपका ध्यान अनंत समापत्ति है, अनंत समापत्ति है या नहीं, या फिर से छोड़ दिया है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। बाह्य वृत्ति व्हेन यू आर एक्सेलिंग एंड होल्डिंग, तो यहाँ पर पूरक भी है और शून्यक भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम दिया है, बाह्य वृत्ति। बाह्य वृत्ति में जहाँ पर एफर्टलेस हो, अभी आपका दीर्घ हो रहा है या सूक्ष्म हो रहा है, सटल हो रहा है और लॉन्ग हो रहा है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, बट here you are practicing, your focus is on infinite and it's going effortlessly. You're just there, you're just observing, you're not doing any efforts. Then comes inhalation, focus on infinite effortlessly. Inhalation and you're holding, you're not holding, it's automatic, no efforts. दिस इज आभ्यंतर वृत्ति। और दोनों में जब पॉज आता है या दोनों से जब आगे बढ़ते हैं, परे हटते हैं, वो होता है स्तंभ वृत्ति। अब बताइए, जहां एफर्ट्स ही ना हो या जिसका वो मापदंड है एफर्टलेस होना चाहिए, अब उसकी प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। इसलिए पातंजलि योग दर्शन के जो प्राणायाम है वो ना ज्यादा चर्चा में आते हैं और ना ज्यादा अभ्यास में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एफर्टलेस होना है प्लस अनंत समापत्ति। अब जो कि प्राप्त होता है आसनों में, तो क्या हमारे आसनों का अभ्यास इस रूप में होता है, या हमारे आसनों का, अब आसनों के अभ्यास का पर्पस ये होता है कि हमें अनंत समापत्ति में पहुंचना है। नहीं, हमारे आसनों का पर्पस क्या है, टमी कम हो जाए, बेली कम हो जाए, थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन कर लें ताकि फोटोज अच्छी हो, लोगों को बताएं, सिखाएं, हम खुद प्रैक्टिस करें, सिखाएं भी। तो जहाँ वहां पर ही भाव नहीं है, तो यहाँ भाव कैसे आएंगे। जो वहां पर ही भाव नहीं है आसनों में, आसनों से ही हमें, वो हमारे आसनों से ही हमारे दृढ़ता होती है, चित्त की दृढ़ता होती है, ना सिर्फ शरीर की, ना सिर्फ मांसपेशियों की, ना सिर्फ स्नायु तंत्र की, बल्कि दृढ़ता होती है चित्त की। अनंत समापत्ति, स्थिरता, सुख की अनुभूति, अनंत समापत्ति और प्रयत्न शिथिलता, ये चारों होते हैं और ये चारों भाव आपके प्राणायाम में आते हैं। तो फिर से रिवीजन करते हैं कि पहला प्राणायाम हो गया, प्राणायाम पहले क्या है, श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद। पहला प्राणायाम हो गया बाह्य वृत्ति एफर्टलेसली, अनंत समापत्ति। दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर वृत्ति इनहेलेशन के साथ, लेकिन एफर्टलेस इनहेलेशन प्लस होल्ड। तीसरा है जो इन दोनों से आगे बढ़ के है, वो है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ मतलब रुकना, स्थिरता। अगेन जो स्थिर सुखम आसन में अभ्यास किया था, यहाँ पर अच्छा आसनों में देखिए, आसनों में स्थिरता पहले बताई, स्थिर सुखम आसनम, आसनों की स्थिरता पहले बताई। यहाँ प्राणायाम में सांसों की, प्राणवायु की स्थिरता बाद में है, क्योंकि प्राणवायु को नियमन करना, प्राणवायु का नियमन या उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वेरी स्मार्टली और सो प्रोफाउंडली महर्षि पतंजलि गिविंग द टेक्निक्स, और स्टेप बाय स्टेप जैसा पॉसिबल है, जैसा प्रैक्टिकली संभव है, उस लाइन और उस सिस्टम से ये स्टेप्स दे रहे हैं, टेक्निक्स दे रहे हैं। तभी तो योग सूत्र को सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग योगा कहा जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि को कोडिफायर बोलते हैं, कोडिफायर ऑफ योगा, कंपाइलर ऑफ योगा। कि योग का ज्ञान तो उनसे पहले भी था, लेकिन सिस्टमेटिक वे में कि उसको कैसे समझे और कैसे अभ्यास करें। उन्हें साफ बताया कि पहले आसनों के माध्यम से चित्त की वो प्रयत्न शिथिलता प्राप्त हो, फिर आपके प्राणायाम का अभ्यास हो। तो स्तंभ वृत्ति है, कुंभक नहीं है, शून्यक नहीं है, ये स्तंभ वृत्ति, स्थिरता है। ये सांसों के आवागमन की स्थिरता है, साथ ही साथ चित्त की स्थिरता है, क्योंकि अभी आप चित्त कहाँ पर है, अनंत समापत्ति में।
चित्त कहाँ पर है? अनंत समापत्ति। तो सांसों के आवागमन की भी स्थिरता। तो ये स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। चौथे प्रकार का प्राणायाम आता है, अलग सूर्य ने बताया, दिस इज अगेन लिटिल हार्ड टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। सवाल जवाब सेशन के अंत में। सवाल नहीं करना है? जी जी सवाल नहीं है? जी बोलिए प्लीज। आज आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे इसको? फेसबुक से डाउनलोड हो जाएगा, फेसबुक लाइव हो रहा है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना बीच में? एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। नोट डाउन ये क्वेश्चन, हो सकता है कुछ सवालों जवाब मिल जाए इसलिए। सो चतुर्थ है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ 251। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, मतलब वो श्वास का आवागमन जो है उससे भी परे। अब यहां पर स्तंभ वृत्ति ऑलरेडी महर्षि पतंजलि बता चुके हैं, लेकिन स्तंभ वृत्ति ऑलरेडी महर्षि पतंजलि बता चुके हैं जहां पर आवागमन नहीं है। तो ये चौथे वृत्ति का क्या तात्पर्य है, ये फिर से क्यों बताया? यहां पर भी वही है, बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों वृत्तियों से, विषयाक्षेपी मतलब इन दोनों के परे चतुर्थ है। तो चतुर्थ ये है जो आप प्रयास नहीं होता है, जो अपने आप पहुंचते हैं। दिस इज समथिंग लाइक कि आप ध्यान का अभ्यास करते करते या ध्यान की जितनी क्रियाविधि हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करते करते आप ध्यान में स्थित हो जाते हैं और वहां से आप समाधि में पहुंच जाते हैं। आप समाधि के लिए प्रयास नहीं करते हैं, समाधि के लिए करते हैं लेकिन समाधि का प्रयास नहीं होता है। प्रयास जब तक है, एफर्ट्स जब तक हैं, वो उसके पहले के स्टेप्स होंगे, क्योंकि समाधि और ध्यान में एफर्टलेस हो जाते हैं। समाधि में एक अलग स्थिति आती है जहाँ एफर्टलेस के बाद की स्थिति है, जहाँ आप समाधिस्थ हो गए, उसके बाद से शब्द शून्य है, वही प्राणायाम में है। बाह्य और अभ्यंतर विषयाक्षेपी, इन सब से परे चतुर्थ प्राणायाम होगा, जो मैं इसमें कोई पढ़ने में कुछ हाईलाइट किया है। सप्रेशन शैल बी प्रैक्टिस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उद्घट। उद्घट एक स्थिति है, बताते हैं बाद में। दिस सप्रेशन इटसेल्फ इज फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फोर्थ फॉर्म ऑफ प्राणायाम। जो सप्रेशन यानी जो स्तंभ वृत्ति है, ये अपने आप चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम में, फोर्थ टाइप्स ऑफ प्राणायाम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दैट प्राणायाम, जो इन आवागमन दोनों से परे है। क्योंकि अगेन उसके पहले एक पीछे सूत्र में जाते हैं जहां पर कुछ कंडीशंस थे, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, तीनों के अभ्यास में देश, काल और संख्या भी, इनका नियमन कैसे होता है, मतलब इनका प्रैक्टिस या इनका नियंत्रण, इनका नियमन कैसे किया जाता है कि देश मतलब समय के अनुसार, ये सॉरी स्थान के अनुसार, और इसका इसका एक और अर्थ निकलता है कि दूरी के अनुसार। तो अब जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो कुछ दूर तक आपको महसूस होता है, मे बी आपके गले तक या छाती तक आपको महसूस होता है, तो ये होगी दूरी। या जब एक्सेल करते हैं तो आपको श्वास का निकलना आपको कुछ देर तक, कुछ दूर तक महसूस होता है, तो ये हो गया एक प्रकार का नियमन। दूसरे प्रकार का नियमन होता है काल, देश काल संख्या भी। तो काल, काल मतलब समय, कितने देर तक आपने कोई भी अभ्यास किया। तो आम भाषा में जब इनहेलेशन करें तो कितने देर तक आप इनहेल कर पाए, कितने देर तक उस स्तंभ वृत्ति मतलब होल्ड कर पाए, कितने देर तक यानी कितना लंबा आपने वो एक्सेल किया और होल्ड किया, तो ये काल के अनुरूप। फिर आता है तीसरी कंडीशन है संख्या भी। इसमें हम काउंट करते हैं कितने बार किया, कितनी आवृत्तियां हुई, यानी कितने बार किया, कितने बार रिपीटिशन था। ये 3 प्रकार की कंडीशंस आती हैं, और इन तीनों कंडीशंस के परिदृष्ट वो फिर आपका जब अभ्यास बढ़ता रहता है, अभ्यास बार बार होता है, देन यू रीच द पॉइंट वेर इट्स दीर्घ और सूक्ष्म है। तो उसमें भी एक अंतर आता है कि दीर्घ है मतलब लॉन्ग प्रैक्टिस है, या सूक्ष्म वेरी सटल प्रैक्टिस है। वेरी सटल, जहां पर जैसे एफर्टलेस बात हुई थी आसनों में, तो यहाँ पे भी एफर्टलेस, तो आपके सिर्फ यहाँ छाती के पास लंग्स में मूवमेंट है, और हल्का फुल्का या फिर आपके एब्डोमेन में मूवमेंट है सिर्फ, बाकी शरीर में, चित्त में कहीं कोई मूवमेंट नहीं, कोई हरकत नहीं। उसके बाद सूक्ष्म प्राणायाम या सूक्ष्म वृत्ति जब पहुंचेगी तो यहाँ का भी कोई मूवमेंट नहीं है। कैन यू इमेजिन? लंग्स, हृदय, छाती, इनका भी कोई मूवमेंट नहीं है,
कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शारीरिक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दैट इज दैट फोर्थ टाइप्स ऑफ प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, इन सब से परे, और जिसमें आप स्टैब्लिश हो जाते हैं। दिस स्तंभ वृत्ति ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चतुर्थ काइंड ऑफ प्राणायाम, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। चतुर्थ प्राणायाम का कोई नाम नहीं, ये एक स्थिति है जहां आप पहुंचते हैं। क्यों? अगर नाम होता तो इसी की इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन माइंड, वी ऑलवेज टेंड टू क्रिएट शॉर्टकट्स एंड टेक शॉर्टकट्स, राइट? तो चतुर्थ में जब इतने सारे लाभ है तो चलो चतुर्थ का अभ्यास करते, दो को सरपास करो, नहीं। You don't practice the fourth kinds of pranayam. You happen to be there. You happen to reach there while practicing first bahya vritti, second abhyantar vritti, थर्ड स्तंभ वृत्ति। और ये रेचक, पूरक, पूर्णक, शून्य, ये कुछ नहीं है, ये यही नाम है। क्योंकि अगर ये होते तो महर्षि पतंजलि उनका नाम मेंशन करते। हठयोग में इतनी जगह यूज किया, हर जगह रेचक, पूरक, शून्य, कुंभक, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ से वृत्ति है क्योंकि गत्य भाव है, किस भाव से आप अभ्यास करते हैं। तो ये है 4 प्रकार के प्राणायाम एज मेंशन्ड इन पातंजलि योग दर्शन। अब उसके बारे में बताते हैं कि उसका लाभ क्या है, क्या होता है। चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम में आप स्टैब्लिश हो गए और यू हैव हैपन टू रीच देयर, देन व्हाट हैपेंस? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः देन, सी देयर इज ऑलवेज अ वर्ड कि एक के बाद स्टेप आता है तो पता चल जाता है किस शब्द से, देन, ततः, तस्मिन। जैसे जब मैंने योग के बारे में आपको बताया था, एक सेशन हुआ था कि योग की परिभाषा क्या है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, ये अधूरी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, योग की परिभाषा है, लेकिन ये अधूरा क्यों है? चित्त की वृत्ति निरोध करने से क्या, उसका क्या लाभ है, उसमें फिर प्राप्त क्या होगा, अगला स्टेप क्या है? वृत्तियों का निरोध कर देना, योग प्राप्त करना, लेकिन उसका अगला स्टेप क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, वहां पर वर्ड आता है तदा। देन व्हेन योर mind or chitta has no fluctuations, no vrittis, then tada drashtu means swayam, pure consciousness, swarupe avasthanam, then your pure consciousness establishes in himself. That means you can know yourself, then you are established in yourself. So there's word then. So yoga chitta vritti nirodha tada drashtu swarupe, so tada is the word. प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, which is for asan. तस्मिन् सति, so then is the word, tasmin is the word, then tasmin sati श्वास प्रश्वास योगत विच्छेदन. Now here बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, then ततः क्षीयते प्रकाश वर्णन। जब तक आप ये फोर्थ टाइप्स ऑफ प्राणायाम स्टैब्लिश नहीं होते हैं, तब तक प्रकाश आवरणम क्या है? प्रकाश मीन्स लाइट ऑफ नॉलेज, आवरण मीन्स ढकना, आवरण मीन्स shelter or covering. So the covering of knowledge is what? Ignorance. So until you establish in that fourth types of pranayama, this covering or this cover of this knowledge will not be shattered. And here ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, जब आप चौथे प्रकार के प्राणायाम एस्टैब्लिश होते हैं, तब ये जो अज्ञानता है, जो अविद्या है, जो इग्नोरेंस है, इसका जो आवरण है, इसका जो शेल्टर है, ये धीरे धीरे हट जाता है, ये कमजोर होता है, फिर टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर क्या निकलता है? ज्ञान, जो हर एक के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, आप ज्ञान पाते नहीं हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है कि हम ज्ञान नहीं लेते हैं, हम अज्ञानता को समझने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे हम अज्ञानता को समझेंगे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान हर एक के अंदर उपस्थित है, हम सब ज्ञानी हैं। The only thing is we don't know। जैसे हम सभी बहुत धनी हैं, हम सबके पास बहुत धन है, लेकिन हमारा धन कहीं छुपा हुआ है, कहीं गड़ा हुआ है, उसका नक्शा नहीं है हमारे पास, कहीं खजाना है, कहीं जंगल में, हमारे घर के किसी कोठी है, घर के किसी कमरे में, कहीं जमीन के अंदर, लेकिन पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जैसे आपको नक्शा दिया जाता है, टेक्निक्स दी जाती हैं, टूल्स दिए जाते हैं कि जंगल में तो यहाँ इस रास्ते से निकल के जाइए, साथ में ये हथियार, ये टूल्स रखें, खोदने काम आएगा, जो जंगली जानवर हैं उनको भगाने काम आएगा। फिर आपको जगह मिल जाती है, वहां पर अभ्यास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक आपको प्रयत्न शिथिलता, मतलब बिगड़ किसी प्रयास के वो मिल ना जाए, प्राप्त ना हो जाए। तो बस वही पूरी जर्नी है योग की, कि ज्ञान सबके अंदर है,
सिर्फ उसमें आवरण चढ़ा हुआ है अज्ञानता का, अविद्या का, जो एक प्रकार का वन ऑफ द 5 क्लेशास, एक प्रकार की क्लेश है अविद्या। और अविद्या बाकी सारे क्लेशों की जननी है, माता है। तो अविद्या हम जितना हमें इसलिए कहते हैं जितना हम जानते हैं, चीजों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जितना हमें नॉलेज मिलता है उतना हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए हम और जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश, फिर पता चलता है हमें और भी नहीं मालूम है। और धीरे 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 करते करते आपको ये पता चलता है कि ना, आई नो एवरीथिंग बिकॉज ऑल द नॉलेज इज देयर इन मी। इट्स जस्ट द परसेप्शन और दिस कवरिंग और दिस ब्लाइंड आई, कि हमने अपने खुद के परसेप्शन बना रखे हैं, विपर्य मिथ्या ज्ञान। जो नहीं है सच उसको सच मान रखा है। जब वो ज्ञान हो जाता है कि कुछ भी सच नहीं है, तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा। अपने अंदर का ज्ञान अपने आप निकल के आता है, वो लाइट, वो नॉलेज निकल के आता है। तो वो आवरण हटने लगता है चतुर्थ प्राणायाम में स्थित होने के बाद। अब जब आवरण हटता है तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर क्या होगा, धारणासु च योग्यता मनस, मनस या मन या चित्त, धारणासु च योग्यता। इसके बाद आती है टेक्निक धारणा। जो योग अभ्यासी हैं जिन्होंने योग सूत्र पढ़ा वो समझेंगे। प्राणायाम के बाद आता है धारणा, फिर आता है ध्यान, फिर आती समाधि। तो आपका चित्त धारणा के अभ्यास के लिए योग्य हो जाता है। मतलब नाउ योर चित्त इज कैपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग धारणा, द अनदर टेक्निक, अनदर नेक्स्ट स्टेप इन अष्टांग योग। अंटिल देन जितने भी, मैं भी मेडिटेशन टेक्निक सिखाता हूँ, हर समय हमेशा सबको यही कहता हूँ, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता है, मैं भी नहीं सिखाने वाला हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक है कि शायद आपका ध्यान कभी लग जाए, या ध्यान में आप कभी पहुंच जाए, या ध्यान में आप उपस्थित हो जाए। ये सारी टेक्निक्स हैं, ध्यान नहीं है। ध्यान होता नहीं है। ध्यान इज लाइक प्यार, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, बस वैसे ही है। ध्यान में उपस्थित होने के लिए सारी टेक्निक्स हैं, और इन सारी टेक्निक्स को प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार से धारणा में पहुंचते हैं, धारणा से ध्यान हो जाता है। तो सारी जितनी टेक्निक्स हैं, प्रत्याहार क्योंकि कॉमनली नोन वर्ड नहीं है, प्रत्याहार बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत समझ नहीं पाते, इसलिए ध्यान अब सब समझते हैं तो ध्यान तो वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ योगा टीचर हु एक्सप्लेन्स कि ये ध्यान नहीं है, ध्यान कर पहुंच सके या ध्यान कभी हो सके उसके तरीके हैं, और सारे तरीके प्रत्याहार कहलाते हैं, और जिससे धारणा प्राप्त होती है। और धारणा कब होगी, जब आपका मन स्थिर होगा, जब उससे सारे अज्ञानता के आवरण हटेंगे। धारणा सूचा योग्यता मन से, तब आपका मन, आपका चित्त योग्य होगा धारणा के लिए, धारणा के अभ्यास के लिए। ठीक है, here I end the session. Now if you have questions, most welcome. सर ये जो स्तंभ वृत्ति, और ये स्तंभ वृत्ति में स्थित कैसे होना है, मतलब उसको ध्यान कैसे लगाना रहता है उसमें स्तंभ वृत्ति के माध्यम से? सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे खास बात कि पातंजलि योग दर्शन के प्राणायाम का अभ्यास एफर्टलेसली होता है। तो कहीं वो किया नहीं जाता है, आपको सिर्फ अवेयर होना है। किस भाव के साथ, जो हमने आसनों से प्राप्त की है। इसलिए आसनों का बड़ा महत्व है, ना सिर्फ हठ योग में। मतलब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, योग दर्शन को समझने की कोशिश करें, तो इसमें भी आसनों का बहुत महत्व दिया है। बस इसमें प्रकार नहीं बताए, कौन कौन से आसन करने वो सब नहीं बताया। आसनों का भी भाव बताया है कि आप जो भी आसन करो, स्थिरता हो, सुख की अनुभूति हो। ठीक है, फिर होता है प्रयत्न शिथिलता, उसमें कोई एफर्ट्स ना हो। हम आसन करते हो एफर्टफुल होता है ना, एफर्ट्स ना हो कुछ भी। फिर उसमें होता है अनंत समापत्ति, योर फोकस, योर कॉन्शियसनेस इज ऑन इनफाइनाइट। और ये भाव लेके जब आप अभ्यास करते हैं, तो पहले होता है बाह्य वृत्ति, आप एक्सेल कर रहे हैं, जो एफर्टलेसली हो रहा है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, एफर्टलेसली एक्सेल कर रहे हैं, और वो एक्सेल रुक भी रहा है, क्योंकि प्राणायाम वही है, गति विच्छेद। एक्सेल किया, पॉज हुआ। अब ये पॉज कितने देर का हुआ। यूजुअली जब हम एफर्टफुल प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हठ योगिक प्रैक्टिस है, जब रेचक या कुंभक या शून्य के पूर्ण के अभ्यास करते हैं, तो काउंट्स में करते हैं, राइट। 363 या 248 या जो भी काउंट है, हम गिनते हैं कि कितनी देर हम सांस रोक पा रहे हैं, और वो भी एफर्ट्स के साथ, उंगलियों के सहारे हमने सांस रोक रखी है।
6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, सबके अपने अपने अभ्यास पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये भी एफर्ट्स नहीं है, हाथों का भी कोई एफर्ट नहीं, आप एफर्टफुली रोक भी नहीं रहे। इससे एक स्थिति प्राप्त होती है कि आपने एक्सेल किया, आपने रिटेंशन नहीं करे, लेकिन रिटेंशन हो जाता है बिकॉज आपका ध्यान कहाँ है, अनंत में, और वो कब तक रिटेंशन है आपको खुद भी नहीं मालूम, और आप उसमें घबरा भी नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे कि अब बस रोकना है, 10 काउंट हो गया, अब इनहेल करना बहुत जल्द से नहीं। दिस इज हाउ यू रीच स्तंभ वृत्ति। तो स्तंभ वृत्ति का अभ्यास नहीं है, यू हैपन टू बी देयर इन स्तंभ वृत्ति, आप उसमें पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान कहाँ पर है, अनंत पे, और आप सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं एफर्टलेसली। वहां पर कोई भी मुद्रा नहीं है, प्राणायाम मुद्रा नहीं है, कोई भी शून्य मुद्रा नहीं है, आप बस बैठे हैं और जो भी अपने कार्य कर रहे हैं उसमें सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यू हैपन टू रीच स्तंभ वृत्ति, कि जब इनहेल के बाद या एक्सेल के बाद रुक गया तो रुक गया, आपने एफर्टफुली नहीं रोका, वो रुका हुआ है, और उसके बाद आपको कोई घबराहट भी नहीं हो रही, वापस आपको सांस लेने की इच्छा भी नहीं हो रही, इट्स जस्ट देयर। ठीक है सर, लेकिन वही चीज है कि वही होना बहुत मुश्किल है, वो ट्राई तो मतलब ये है कि उसको करते रहो। देखो जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, है ना। तो जब जब ऐसा बोल सकते हैं चाहेंगे तुम्हें जब तक है जहाँ, तो अभ्यास भी करते रहेंगे जब तक है जहाँ। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। योग प्राप्त करना है, योग का अभ्यास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना भी चाहिए। मैं तो आसनों में बोलता सर। हूँ, कोई भी आप आसन प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें भी हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए। तो ये तो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, सांसों में, राइट, जो अपने आप हो रही है, एफर्टलेस करना है। तो हमेशा अभ्यास करते रहने से धीरे 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 आपको ये चीजें समझ में भी आती है। शुरुआत में नहीं आई, क्यों, वही बहुत सारी वृत्तियां हैं मन में, हमारे चित्त के आवरण कर रखी है, ढक रखा है, तो ये चीजें पल्ले भी कैसे पड़ेगी। इट्स समथिंग लाइक आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस समझाने की कोशिश करें, क्या उसको समझ आएगा, नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका जो सिलेबस या वहाँ जो प्रैक्टिस कर रहा है 5th स्टैंडर्ड, फिर धीरे से प्रमोट होगा, आगे बढ़ेगा 6th स्टैंडर्ड, फिर 7th, वो धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेगा तो 12th को उसको सब कुछ क्लियर समझ आएगा। और जब उससे भी आगे बढ़ेगा, कॉलेज में गया तो 12th उसके लिए क्या ईजी था, फिर वो अपने जूनियर्स को बताए ये नहीं समझ आता, ये इतना ईजी है, नाउ ही नोज ऑल द टेक्निक्स, वो प्रोसेस से गुजर चुका है। ये भी वही है कि डिस्कस होते रहना चाहिए, समझ में भले ना आए, ये चीज समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी, पकड़ में नहीं आएगी, क्यों, इतनी सारी वृत्तियां हैं, कैसे पकड़ में आएंगी। लेकिन डिस्कस होते रहने से वो मन में भाव चलेंगे, मन में विचार चलेंगे, वो आपके अभ्यास में आएगा, आपके प्रैक्टिस में आएगा। आपके साधारण से आसन प्रैक्टिस में ये भाव जब आएंगे, आपका आसन का अभ्यास सुधरेगा, उससे जो आपके भाव बन रहे हैं वो इम्प्रूव होगा, फिर बाद में कुछ चीजें पकड़ में आएंगी, हाँ ये उसका मतलब ये हो सकता है, फिर आप कयास लगाएंगे, अनुमान लगाते हैं, अच्छा इसका ये भी मतलब हो सकता है, मुझे ये मतलब समझ आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज ट्रू, ऑल ट्रू, जब तक आपको सत्य समझना है। कहा ना कि शुरुआत में कहता है ये, इसको समझना और समझाना दोनों मुश्किल है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा की नहीं जाती है। परहैप्स दैट्स व्हाई आई टुक इट। सो थैंक गॉड एंड थैंक गुरु, सारे गुरुओं को प्रणाम जिनने भी प्रेरणा दी कि इस बारे में चर्चा की जाए। बोले अंकिता। इसके अभ्यास के लिए हम एक काम अच्छा कर सकते हैं, हम किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, उस समय एक सांस ले ली और उसको रोक ली अंदर, और ना इधर उधर देखने की आवश्यकता है ना कुछ है, और कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। देखो है ना? अभी फिलहाल देखो, ये तो हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस किया, राइट, दिस इज प्राणायाम। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं वो पातंजलि योग दर्शन प्राणायाम तो नहीं है, अभी हम जो भी कर रहे हैं वो प्राणायाम नहीं, दिस इज प्राणायाम। तो जो भी हम कर रहे हैं प्राणायाम, तो क्या छोड़ दें, नहीं, जो कर रहे हैं करते जाओ करते जाओ, लेकिन अब ये भाव भी रखो, ये समझो कि यहाँ तक पहुंचना है, इसको समझना है, तो अभी वो टूल्स हैं उनका भी सहारा लो, ये सारे उपाय हैं, लो सहारा, करते रहो करते रहो करते रहो, मन में इनका अभ्यास करते रहो, ध्यान देते रहो, धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे, अपने आप समझ आएगा। राइट, एफर्टलेस होने के लिए एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, शुरुआत में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी तो आप एफर्टलेस हो पाओगे, बस वैसे ही। सर, जो 4th टाइप है वो स्तंभ वृत्ति के बाद स्थिति आती है ना? हाँ, स्तंभ वृत्ति के बाद की स्थिति है, तो सारे प्राणायामों के परे है। जब से इसमें सर वृत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब वृत्ति विचार किसी भी प्रकार का नहीं रहता है, बस हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं। यस, जो तदा दृष्टा स्वरूप स्थानम वाला जो है, वो स्तंभ वृत्ति के नहीं। बाद की स्थिति
वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ प्राणों का नियमन है। उसके बाद तैयारी होती है धारणा की। मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि देखो, प्राणायाम की बात क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर लाते हैं। ठीक है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सबको और मन को सबको अंतर्मुखी करने का अभ्यास करते हैं। चतुर्थ टाइप का, ये चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है, उसमें स्टैब्लिश होने के बाद आपने प्रत्याहार का जो स्टेप है वो स्किप कर दिया। अच्छा। अगर आप चतुर्थ में स्टैब्लिश हो गए तो आपने प्रत्याहार तो स्किप कर दिया, क्योंकि वैसे ही आपके सारी इंद्रिय अंतर्मुखी हो गई, तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे, धारणा में। और धारणा से फिर जर्नी शुरू होगी आपकी अगली ध्यान की। और ध्यान भी अपने आप में आखिरी नहीं है। हम सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में स्थित हो गए, ध्यान आखिरी नहीं है। ध्यान से जर्नी शुरू होती है समाधि की, और फिर समाधि में भी वो अंत वो भी नहीं है। समाधि में भी प्रकार है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, कि अभी भी कुछ कुछ अंश बच गया है वृत्तियों का, हमारे कर्माशय का, संस्कारों का, तो वो भी जलाना, वो भी बीज ना जलाना बाकी है। बर्न सीड, पड़ा हुआ सीड, तो उनको भी जलाना बाकी। तो ये हमेशा सब जर्नी चलती रहती है। अंत में निर्बीज समाधि होती है, शून्य होता है, जहां से फिर सारे हमारे कर्म जो है, सारे संस्कार हैं, सारी वृत्तियां, सब शून्य हो गया है, उसका कुछ नहीं बचा। दैट्स मोक्ष, दैट्स कैवल्य। तो जो धारणा रहता है, धारणा में जैसे हम एक थॉट है, एक विचार हम धारण करते हैं, तो सर कैसा विचार धारण करना चाहिए, मतलब क्या आगे हम उसको? लेंगे, इसको हम अलग से एक सेशन लेंगे धारणा का, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पातंजलि उपनिषद धारणा को समझाने की कोशिश करेंगे, जितना जो मुझे समझ आया, जो पल्ले पड़ा है इतने सालों के अभ्यास में, और अब जो मैं बता सकता हूँ एक आम भाषा में, आप और हमको जो समझ में आए, कोशिश करेंगे। धारणा में कभी एक थॉट होता है, एक बिंदु होती है, आपको सिर्फ एक जगह फोकस करना है। वो मानसिक भी हो सकता है, बाहर फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। धारणा, त्राटक भी आ सकता है ना धारणा में? त्राटक त्राटक, अगर त्राटक एक शुद्धि क्रिया का अभ्यास है। हम्म। त्राटक एक अभ्यास है, शुद्धि क्रिया जी का अभ्यास है। वो पातंजलि दर्शन का नहीं है, वो हठ योग का है। जी, हठ योग ठीक का है। अभ्यास है वो, शुद्धि क्रिया। वो क्यों, क्या, काहे की शुद्धि है वो, अगेन वो चित्त शुद्धि है। वो भी त्राटक के बार बार अभ्यास करने से हमारी स्नायु तो सब मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो चित्त शुद्धि होती कि नहीं होती, वो भी एक रत हो जाता है उसमें भी। जी सर। लेकिन त्राटक भी एक टूल है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। त्राटक इज वन ऑफ द टूल्स। त्राटक को एक लॉन्ग टर्म अभ्यास में नहीं लिया गया है। दैट इज वन ऑफ द टूल्स। जैसे आप बाकी प्राणायाम, बाकी शुद्धि क्रियाएं कर रहे हो, तो नेति कर करके हमें समाधि प्राप्त होगी, नहीं। नेति इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिससे हम समाधि के पहले जो आने वाली अभ्यास हैं उनको अच्छे से कर सकें, जैसे प्राणायाम, है ना? बस वैसे ही है, त्राटक भी उनमें से एक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू चलिए, सर। और कुछ सवाल किसी के? नहीं तो हम अपने सेशन यहाँ एंड करते हैं। नमस्ते सर, सर, गोपाल साहब नमस्ते। सर इसमें आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं सर? Patanjali Yoga Sutras of Patanjali by the Yoga Institute, talks by जयदेव जी एंड हंसमा, एंड पातंजलि योग दर्शन, ये हिंदी में मैंने अलग से ऑर्डर करी थी, स्वामी हरिहरानंद अरण्य। ठीक है, तो अमेज़न पे होगा ये अमेजोन में है। ये इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये हिंदी पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या भाषा का थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हालांकि भाषा बहुत संस्कृत लैंग्वेज टाइप से, बट अब थोड़ा सा गुरु कृपा से समझ में आने लगी है, थोड़ा सा उनके वो शब्द थोड़ा सा पल्ले पड़ने लगे। ये शायद अमेजोन में नहीं है, ये आपको इंस्टीट्यूट में कॉल करके बुलाना पड़ेगा। ठीक है सर ये इंग्लिश वाली कहाँ से मिलेगी? द योगा इंस्टीट्यूट, द योगा इंस्टीट्यूट, सांता क्रूज, बॉम्बे। आप गूगल कीजिए द योगा इंस्टीट्यूट.com या .org, सॉरी, उसमें आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और या फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको एक व्यक्ति का वहाँ से नंबर दूंगा, जयश्री जी, जो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे इफ यू वांट दिस बुक। ठीक है, और ये तो अमेजोन मिल जाएगी, पातंजलि योग दर्शन अरण्य। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर अगले रविवार को एक नए टॉपिक के साथ। भैया इसकी हिंदी सरल नहीं है ना ये? देखो, मैंने जब कुछ सालों पहले पढ़ी थी तो मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन क्या होता है, जब वही बात शुरुआत में पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन बार बार उसी को कंटेम्पलेट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो कुछ कुछ शब्द आपको भेज में घुसने लगते हो, समझ में आता है।
तो वो अभी हिंदी में है कि संस्कृत में है भैया? हिंदी है, लेकिन बहुत शुद्ध हिंदी है। अच्छा चलो, मैं आपका आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। आई रीड फ्यू लाइन्स फ्रॉम हियर। अब जैसे बाह्य अभ्यंतर देश काल वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, तीनों के बारे में ये जो समझा रहे हैं। प्रश्वास पूर्वक बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति होता है कौन सा? ये प्राणायाम, जो फिर देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म होता है। जिसमें प्रश्वास पूर्वक गत्य भाव है वह बाह्य वृत्तिक प्राणायाम है, जिसमें श्वास पूर्वक गत्य भाव है वह आभ्यंतर वृत्तिक है। तृतीय स्तंभ वृत्तिक है जिसमें उभया भाव अर्थात बाह्य और अभ्यंतर वृत्तियों का अभाव, दोनों ही नहीं होता है, वह एक कालीन प्रयत्न द्वारा होता है। जिस प्रकार तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जल सब ओर से संकुचित होता है, उसी प्रकार तृतीय व स्तंभ वृत्ति में अन्य दो वृत्तियों का युगपत अभाव होता है। अब ये तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जल क्या है? गर्म तवे पे जल की बूंदे डालिए तो कैसे सिकुड़ जाती है चारों ओर से, है ना? ओशो से भी क्लिष्ट भाषा है। तो चारों ओर से सिकुड़ जाती है, बूंद एकदम छोटी सी जाती है। बस वही है कि ये जो स्तंभ वृत्ति है वो वही है कि ना बाहर भाग रहा है चित्त, ना अंदर आ रहा है, ये सिकुड़ गया, ये अपने आप में स्थिर हो गया, स्तंभ वृत्ति है। ना इसमें प्रश्वसन है ना श्वसन। श्वसन मतलब इनहेलेशन, प्रश्वसन मतलब एक्सहेलेशन, कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल दो कैसे दिए, इतना बढ़िया एग्जाम्पल, लेकिन भाषा। ये तीन वृत्तियां भी पुनः देश परिदृष्ट होती हैं। देश अर्थात जितनी दूर तक उसका विषय है, काल द्वारा परिदृश्य अर्थात क्षण समूह के परिमाण द्वारा नियमित, संख्या द्वारा परिदृष्ट जैसे इतने श्वास प्रश्वास द्वारा प्रथम उद्घात। प्रथम उद्घात मतलब इनलेक्सेशन का फर्स्ट सर्किल। कुछ सालों पहले तक तो नहीं पल्ले पड़ता था, पढ़ते 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 अभ्यास हुआ, थोड़ा पल्ले पड़ने लगा, आ रहा है। हो सकता है अगले कुछ सालों तक और अच्छे समझ में और सारी भाषा में। ठीक है, ठीक है, कुछ ये चीजें ना, जैसे हमारे गुरु बोलते थे, कुछ चीजें ये ना वो आपको पूर्व जन्म से प्राप्त होती है। जैसे मेरा 5th स्टैंडर्ड तक मेरा कॉन्वेंट स्कूल था, 6th में भी था, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश में प्रेयर कराते थे। आई फील रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 2 साल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने मिला। और सरस्वती शिशु मंदिर आज से हिंदी मीडियम नहीं, वो पूरा संस्कृत मीडियम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपके परिवेश है, गणवेश है। आपके शूज नहीं है, फुटवेयर नहीं है, वो पदवेश है। आप बैठते नहीं हैं, आप खड़े नहीं होते, आप उत्तिष्ठ होते हैं, उपादिष्ट होते हैं। तो ये सारे शब्द वहां सीखने समझने मुझे मिले। और पता नहीं या पता नहीं क्यों, अब तो मुझे मालूम है, पूर्व जन्म का भी होता है कि मुझे कॉन्वेंट से 1 साल भी नहीं हुआ था, 7th में ही संस्कृत मेरी फेवरेट लैंग्वेज हो गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी संस्कृत, समझ में आती थी, या नहीं भी आ रही तो उसके शब्दों का उच्चारण मुझे बहुत प्यारा लगता था। तो 7th स्टैंडर्ड से वहां पर अपने स्कूल में प्रेयर कराने लगा था संस्कृत में। और 8th स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ 8th स्टैंडर्ड पे था, तो उसके बाद मुझे बदलना पड़ा, तो मैं खालसा में गया, खालसा स्कूल। तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे हेड बॉय बनाया, तो मैं वहाँ पर प्रार्थना कराता था, मतलब सारा कुछ नियमन। और वहाँ पर हेड बॉय नहीं बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं शिशु भारती अध्यक्ष। तो जितनी सारी संस्कृत और हिंदी के अच्छे नाम हैं, शब्द हैं, और संस्कृत वाली मैम जो थी बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, मुझे संस्कृत मेरा फेवरेट टॉपिक था। उसके बाद से हमेशा से जब भी होमवर्क दिया जाता था, ये अपने आप होता है कि अगर टीचर ने होमवर्क दिए कि इस चैप्टर में से 2 कोई श्लोक या सूत्र याद करके आने हैं, 2 श्लोक संस्कृत के। सभी को मालूम है 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से 10th तक आपको संस्कृत एमपी बोर्ड में रहता है, और काफी सारे बोर्ड में। तो वहीं जहां मेरे मित्र, शुरुआत में मैं भी, सरल जो श्लोक हैं जो हम रेगुलरली सुनते आए हैं बचपन से, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है तो श्लोक, वो भी होमवर्क हो गया, पहले से याद है, कोई एफर्ट से नहीं। लेकिन मेरा मन जाता था कि कौन सा डिफिकल्ट श्लोक याद करूं, 2 लाइन वाला नहीं, 4 लाइन वाला, उसको याद करूं अच्छे से, उसको प्रोनाउंस करने का, अच्छे से उसका उच्चारण करने का अभ्यास करूं, और वहां जाके मैम के सामने बोलूं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता था। वो अपने आप होता है। जब मैं एमए कर रहा था, तब मेरे जो हमारे प्रोफेसर थे पांडे सर, उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें पूर्व जन्मों की होती है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का अभ्यास रहा होगा, इसलिए ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए योग के प्रति मेरा रुझान भी हुआ। मैं बिल्कुल योग टीचर नहीं बनना चाहता, मैं खुद भी प्रयास नहीं करता था, प्रैक्टिस नहीं करता था, सिखा तो छोड़ो, ये करते करते भी अच्छा लगे, ये सब पढ़ना अच्छा लग रहा है, ये अलग से किताब ऑर्डर करी, इसको हिंदी पढ़ना बड़ा अच्छा लग रहा है,
नहीं समझ आता उसको बार बार रीड करके फिर उसका भाव समझ आता है, तब वो वर्ड समझ आते हैं, वो पकड़ में आ रहा है। तो वही है कि अगर अभी इस जन्म में अगर यहाँ से शुरू हो या बुढ़ापे तक, तो अगर अगले जन्म में और अच्छे से चित्त की स्थिति लेकर पैदा होंगे तो और जल्दी उन्नत होंगे। अभी बहुत लेट हुआ है, अभी मैंने 20-22 साल की उम्र में शुरू किया, हो सकता है फिर बचपन से शुरू हो या और थोड़ा जल्दी शुरू हो, ऐसा भी है। तो कुछ चीजें नहीं पल्ले पड़ रही, कोई बात नहीं, एफर्ट्स फिर भी डालते रहे, गिव अप ना करें। एक चीज जो मुझे समझ आई, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, ये तैयारी आज के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है, ये तैयारी चलती रहेगी, करते रहो करते रहो करते रहो, आगे बुढ़ापे तक उसके बाद तक की तैयारी है अगले जन्मों की। ठीक है, योग इतनी जल्दी थोड़ी ना प्राप्त होगा। जैसे वंशिता ने मेंशन की ना, बहुत डिफिकल्ट है, ऑफकोर्स डिफिकल्ट है। इजी होता तो सारे सिद्ध पुरुष होते हैं यहाँ पर, सबकी चित्त में कोई वृत्तियां नहीं होती, मतलब कोई पैदा ही नहीं होता, सब मोक्ष प्राप्त कर लिए होते हैं। मुश्किल है, इसलिए प्रयत्न करने योग्य है। आसान चीज है, मानव शरीर मस्तिष्क नहीं अच्छी लगती है हमें, मुश्किल है इसलिए प्रयत्न करने योग्य है। आसान होता हम भाव भी ना देते। अरे नहीं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगले रविवार को 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ। हरिओम, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।